कांग्रेस पर बीजेपी के हमलों का सिलसिला जारी है। सोमवार को लोकसभा में अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने भाषण में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। पीएम ने अपने जवाब में कहा कि कैसे कोरोना काल में अलग अलग क्षेत्रों में सरकार ने काम किया। पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई वे लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। इमरजेंसी में लोकतंत्र का गला घोंटा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर कांग्रेस ना होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक नहीं लगता। कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार नहीं होता। कांग्रेस ना होती तो राजनीति परिवारवाद से मुक्त होती। मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच पर अर्बन नक्सलियों ने कब्जा कर लिया है। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में भी जमकर बरसे थे। बयानों को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान कांग्रेस पर मजदूरों को डराने का आरोप भी लगाया। यही बात उन्होंने लोकसभा में कही थी और यही कल राज्यसभा में कही। लेकिन लगातार कांग्रेस निशाने पर है मोदी के, और मोदी कहते भी रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो क्या एक बार फिर उसी लाइन पर मोदी चल रहे हैं? लेकिन इसके क्या मायने, जरा सुन लेते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा और लोकसभा के लोगों ने क्या किया। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। हमारे देश के उद्यमी एक कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्या? हम क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? कोई जरा आपके अंदर बैठे तो जरा बोलो तो सही, क्या हो रहा है? पार्टी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है और देश के लिए चिंता का विषय बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं जरा बताना चाहता हूं, यह कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चला। चलिए, बोल रहे हैं भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी चश्मे से देख रहा होता, आगे बढ़ रहा होता। लेकिन आपने तमाम बयानों को सुना लोकसभा और राज्यसभा के, जो जाहिर कर रहा है कि किस तरह कांग्रेस निशाने पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उन्होंने कई बातें कही, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी कई बयान सामने आए और कई बातें कही गई। लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इनके मायने क्या निकाले जाए। धैर्यवर्धन शर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विकी खोंगल है, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सत्य प्रकाश के पास चलूंगा मैं। डॉक्टर साहब, ये जो लगातार हम देख रहे हैं, पहले लोकसभा अब राज्यसभा, ये भी नजर आया कि 5 राज्यों में चुनाव है। उन्होंने पंजाब में नरसंहार की बात कर दी। दूसरा, महाराष्ट्र से जो सबसे ज्यादा चलकर लोग आए थे वो कहाँ गए? उत्तर प्रदेश और बिहार, तो एक तरह से कहा जाए तो वहां भी पहुंच गए। तो क्या इसमें चुनावी बात भी दिखाई दे रही है अभिभाषण के बाद, जो प्रधानमंत्री का भाषण है? जी 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 मनोज जी, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। एक्चुअली क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने मोशन ऑफ थैंक्स में दोनों सदन को जो एड्रेस किया है,
वो मेरे ख्याल से एज ए प्राइम मिनिस्टर कम, ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई चुनावी रैली में अपने अपोजिशन पार्टी पर अटैक कर रहे हो। क्योंकि ये देखा गया है कि जो आपने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव एक बड़ा चैलेंज है और यूपी का चैलेंज सामने नजर भी आता है। इसके कारण कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा आपने कश्मीर पर पंडितों पर आक्रमण की बात, 6 में पंजाब में चुनाव है तो वहां पर उन्होंने जो नरसंहार की बात कही है। और एक चीज और देखिए आप, जो महाराष्ट्र है जो उनके और शिवसेना के चंगुल का राज्य माना जाता था, वो कहीं ना कहीं उनसे जब खिसक गया तो वो दर्द भी उनको झलका। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सोची होगी कि कांग्रेस लगातार वीक होती जा रही है, फिर भी नरेंद्र मोदी या भाजपा के टारगेट पर कांग्रेस है। ये बड़ा सोच है, यानी कि भाजपा को कहीं ना कहीं अगर खतरा है तो वो कांग्रेस से नजर आता है। यानी कि कांग्रेस इसलिए आता है कि कांग्रेस देश की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और नेशनल। चलिए सर, आपकी आवाज। हेलो। जी जी, कहिएगा, अपनी बात कीजिए। जी मनोज जी, एक्चुअली क्या है कि भले ही कांग्रेस कमजोर हो रही है और क्षेत्रीय दल बहुत आगे जा रहे हैं, अपने पैर भी फैला रहे हैं, हाथ पैर फैला रहे हैं, लेकिन आपने देखा इस पूरी स्पीच में कांग्रेस की फैमिली यानी गांधी फैमिली और कांग्रेस की, आपने देखो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण सुनी होगी कि उन्होंने कहा विदेशी चश्मा, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली सोनिया गांधी पर अटैक कर दिया कि आज जो देख रही है कांग्रेस विधि। और एक चीज और महत्वपूर्ण कही है, अर्बन नक्सलिज्म। नक्सलिज्म क्या होता है कि नक्सलिज्म किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हेलो जी, कहिए, बोलिए बोलिए। आप नक्सलिज्म जो है, नक्सलिज्म जो है किसी भयावह तरीके से किसी चीज को पाने का रास्ता इजाद करता है। क्या कांग्रेस उस मुकाम पर पहुंच गई, यानी कि वो लोग कांग्रेस को हैंडल कर रहे हैं? इनडायरेक्टली उन्होंने कहीं ना कहीं गांधी फैमिली को ये भी बोल दिया है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं भाजपा की जो लीड गवर्नमेंट है या भाजपा है, उसको ये दिख रहा है कि मेरे फोकस में या मेरे टारगेट पर कांग्रेस है। अब आप देखिए, ये एक अच्छे मजे हुए राजनेता की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी दोनों सदनों में स्पीच दी है, वो वाकई इस मामले में उस व्यक्ति की तारीफ करना पड़ेगी, क्योंकि पार्टी के लिए ऐसे ही लीडर की जरूरत है। चलिए सर, उनको जी, जो अपोजिशन ने अटैक किया था उसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने वो जवाब ना देते हुए डायरेक्ट उस पार्टी पर अटैक किया है और एक साफ साफ मैसेज दिया है 5 राज्यों के लिए कि भाजपा किस आइडियोलॉजी की हितैषी है और जो पुरानी पार्टी रही है या जो सत्ता में लोग रहे उन्होंने देश में किस तरह से देश को। चलिए, मैं लौटता हूं सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा और इसी को हम समझ। धैर्यवर्धन शर्मा जी, आप लोग ये कहते रहे, प्रधानमंत्री ने भी कहा पहले भी, चुनावी दौर में भी, कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाना चाहिए, जब ही देश उन्नति करेगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमेशा निशाने पर कांग्रेस होती है, तो क्या छोटे दलों से दूर करते हुए ये भी एक रणनीति का नया हिस्सा है कि बार बार कांग्रेस को ही निशाना बनाते? छोटे दलों की बात नहीं होती, बहुत ऐसे दल है विपक्ष में, लेकिन बात कांग्रेस की होती। एक तरफ बात होती है कि कांग्रेस मुक्त, दूसरी तरफ निशाने पर कांग्रेस। तो क्या मोदी जी भी ये चाहते हैं कि 2 दल काम करते रहे देश को? नमस्कार मनोज सैनी साहब, आप मीडिया जगत के मूर्धन्य पत्रकार हैं। आपने देखा होगा कि किसी शहर में, किसी गांव में अगर एक साथ 2 घटना हो जाए कि अड़ोस पड़ोस के गांव में कोई चोरी हो जाए और एक जगह डकैती डल जाए, तो खबर में प्राथमिकता किसको मिलती है? स्वाभाविक तौर पर डाके की घटना को, कि वहां पर एक बड़ी डकैती हुई है। ऐसे ही जब विभिन्न राजनीतिक दलों की जब हम चर्चा करते हैं, तो जिन क्षेत्रीय दलों का आप उदाहरण दे रहे हैं, उनके पाप हैं, पर उनके पापों की श्रृंखला थोड़ी छोटी है कांग्रेस के सामने, उनकी आबादी भी छोटी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो आजादी के बाद से लगातार शासन करती रही, तो चर्चा में कांग्रेस पार्टी आती है। अभी प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी साहब ने जिन बिंदुओं को छुआ, तो आज की युवा पीढ़ी तो भूल गई कि देश में कैसे आपातकाल लगाया गया था, कैसे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, कैसे मीडिया पर अंकुश लगाया गया था, कैसे हिंदुस्तान भर के 1,10,000 लोगों को जेल में ठूंस दिया गया था। उनको तो उम्मीद भी नहीं थी कि जीवन में कभी वापस आएंगे, ना वकील, ना दलील, ना अपील, बिल्कुल घुप अंधेरा था जिंदगी का। हालांकि 19 महीने के बाद वो वापस आए, देश में उनके लिए जो संवैधानिक अधिकार है उनकी बहाली हुई। पर एक बार तो प्रयास इंदिरा जी ने जो किया, उसको तो कोई भूल ही नहीं सकता। लेकिन इतने वर्षों बाद भी वही बताने की जरूरत पड़ रही, कुछ और नहीं है बताने?
नहीं, जब कांग्रेस पार्टी का गुणगान दूसरे लोग करेंगे तो हमारा ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोगों को उसकी भयंकर भूले हैं जो इतिहास की, जो उनके पाप हैं, जो उनके दुष्कृत्य हैं, उनके जो कारनामे हैं, उनकी चर्चा करें। आज कश्मीर की बात बारंबार आती है, तो कश्मीर में 70,000 परिवारों का पलायन हुआ है। वहां पर दलितों को दूसरे राज्यों की तरह सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी इस धारा 370 के पाप की बदौलत। हम सब जानते हैं कि अब जब कांग्रेस के सरकार की वहां से विदाई हुई है, तब बामुश्किल 800 परिवार घाटी में बचे, जबकि 75,343 परिवार थे। लगभग 400 लोगों की, हिंदुओं की और सिखों की हत्या हुई है 1990 से 2000 के बीच। ये सब कांग्रेस के पाप है। एक जमाने में 15% हिंदू हुआ करता था, 10 लाख कश्मीरी थे। सिख नरसंहार की अगर हम बात करें तो अकेले दिल्ली में 2,800 सिखों को मार डाला गया। और राजीव गांधी जी ने क्या कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। देश भर में 15,000 से लेकर 17,000 सिखों का कत्लेआम हुआ। चलिए सर, हम कांग्रेस बात बहुत सारी करने के लिए लौटता हूं आप तरफ। विक्की कोंगल जी, जवाब दीजिएगा कि बार बार कांग्रेस निशाने पर आती है और ये जाहिर भी करता है कि भले कुछ भी कहें, लेकिन भारत में दो ही बड़े दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस। देखिए मनोज जी, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और इस देश के लिए और इस देश के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए और कुछ नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान इस देश के प्रधानमंत्री अपने सफलताओं को गिनवाने की बजाय अपने आगे के कोरोना से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उनका क्या ब्लूप्रिंट है, बजट के ऊपर क्या उनकी प्रतिक्रिया है, इसको इन सारी बातों को छोड़कर लगातार विपक्ष के ऊपर हमलावर दिखाई देते हैं और पलायन करने का, मैं तो यूं कहूँगा कि प्रयास करते हैं, छिपने का प्रयास करते हैं, अपने नकारापन और अपने निकम्मेपन तो वो ये भी हो सकता है कि विपक्ष ने निशाने पर लिया था सरकार को, तो वो सरकार की तरफ से जवाब होगा। उन्होंने जिस अंदाज में निशाने पर लिया, उन्होंने मनोज जी आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई हैं और खासतौर से मैं दर्शकों से जरा मुखातिब होता हूं इस मामले में। दर्शक इस बारे में फैसला करें कि विपक्ष का तो कार्य है कि सरकार की नीतियों पर, सरकार के गवर्नेंस पर सवाल उठाए, उससे प्रश्न करे। ये तो विपक्ष का धर्म और उस विपक्ष का दायित्व है। क्या सरकार का यह दायित्व होना चाहिए कि सरकार पलायन करे, सरकार भूतकाल में जाए और लगातार कांग्रेस की बातें करके, लगातार उन सारी बातों को उठाकर जो कि भूतकाल में हो चुकी हैं, उन सारी बातों को उठाकर लगातार वर्तमान से पलायन करने का प्रयास करे और अपने नाकारापन और निकम्मेपन को छिपाने का प्रयास करे? क्या ये सरकार का दायित्व होना चाहिए? सरकार क्या उन युवाओं के प्रति जवाबदेह नहीं है जिनकी भर्तियां नहीं निकल रही, जिनकी नौकरियां चली जा रही है, नीट परीक्षा में हमारे डंडे खा रहे हैं, बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है बच्चियों को? सरकार उन 700 किसानों के परिवार के प्रति जवाबदेह नहीं है जिनको एमएसपी नहीं मिला? किसान 7 महीने 8 महीने लगातार दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे, प्रधानमंत्री उनसे मिलने तक नहीं जा पाए। सरकार उस महिलाओं के लिए जवाबदेह नहीं है, हमारी माता बहन के लिए जो 1,000 रुपए का सिलेंडर आज ले रही है, 107 रुपए का पेट्रोल डलवा कर जब मैं आपके स्टूडियो में यहां पर आकर बैठता हूं एक गेस्ट के रूप में, तब आप हम जैसे मिडिल क्लास के बारे में इस बात को गहन चिंतन करने की और सबसे ज्यादा इस बात को सोचने की आज आवश्यकता है कि मिडिल क्लास को इन्होंने लगातार पिछले 8 वर्षों में क्या दिया। ये लगातार 8 वर्षों से आप यदि शासन कर रहे हैं, इस देश की सत्ता पर काबिज हैं, तो आपकी जवाबदेही बनती है। जल्दी से धैर्यवर्धन जी, 30 सेकंड में जवाब चाहिए मुझे इसका, उसके बाद मैं फिर लौटूंगा आपके पास। नहीं, बड़ी सीधी सरल सी बात है कि कोरोना काल में जिस प्रकार से वित्तीय व्यवस्था चरमराई पूरी दुनिया के सक्षम देशों की, भारत भी अछूता नहीं था, पर इसके बावजूद भी ईपीएफ के आंकड़े क्या कहते हैं, इनकम टैक्स क्या कहता है, तमाम सारी कंपनियों के रजिस्ट्रेशंस क्या कहते हैं कि लोग कहीं ना कहीं काम धंधे की ओर अग्रसर हुए। ईपीएफ में खाता किनका खुलता है? मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, जिनको महीने की इनकम होती है, तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, उन्हीं के लिए तो सिस्टम बनाया गया है। तो वो सब लोकसभा में आंकड़े, चलिए विक्की जवाब दे दीजिए, विक्की जवाब दे दीजिए तत्काल। विक्की आप जवाब दे दीजिए। देश के ऊपर 90 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यदि मैं अपने राज्य मध्य प्रदेश की बात करूं तो मैं चौथे सबसे पिछड़े हुए राज्य का निवासी हूं इस देश के। 3 लाख करोड़ रुपए मेरे प्रदेश पर कर्ज है। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रदेश का 35 से 40 हजार रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। ओवरड्राफ्ट की स्थिति आज प्रदेशों में बनी हुई है। क्यों बांग्लादेश जैसे 2 कौड़ी के मुल्क आज हमसे ज्यादा जीडीपी में बेटर होते चले जा रहे हैं?
क्या आपकी आर्थिक नीति है, क्या आपकी विदेश नीति है कि चाइना हमारे दो राज्यों की सीमाओं से अंदर घुसकर अपने पुल पुलिया और अपने बस्तियों को चलिए मैं लौटता हूं सर, लौटता हूं इस पर जवाब लूंगा मैं। सत्यप्रकाश, सफलता के ऊपर आपका क्या जवाब है ये बताइए आप इस देश के अंदर। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, हम बात इसी पर कर रहे थे। आपने दो बातें कही थी, एक तो ये कि कांग्रेस निशाने पर है, दूसरा मैं ये भी समझना चाहूंगा कि जिस तरह से छोटे दलों की बात होती रही एक दौर में, लेकिन धीरे धीरे कर वो सिमट गए। जैसे हम आज उत्तर प्रदेश को देखते तो बसपा अब वैसी नजर नहीं आ रही जो आया करती थी। ऐसे बहुत सारे दल थे जो कहीं इस बार के चुनाव में गायब दिखाई दे रहे हैं। या बाकी अन्य राज्यों की बात भी करें तो क्या मोदी भी ये समझ रहे हैं कि छोटे दलों का वजूद कम हो रहा है, या छोटे दलों को रहने दीजिए, दो ही दल बने रहे और दो राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ती रहे? जी मनोज जी, बिल्कुल ये बात आपने बहुत अच्छे सवाल लेके आया कि वाकई पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब छोटे दल ज्यादा होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, तो क्षेत्रीय दलों से एक जो मैंडेट होता है वो सामने निकल के नहीं आ पाता और देश को एक अच्छी सरकार नहीं मिल पाती। तो ये बेहतर है कि राष्ट्रीय दल ही हो और आमने सामने 2 या 3 दल हो, तो एक आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट का सामने बनना तय होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सब जो लोकसभा में या राज्यसभा में, पार्लियामेंट में जो हो रहा है आज की डेट में, वो उसका जन्म कहां से है? क्योंकि राहुल गांधी ने एक चीज कही, आपने देखा होगा कि 2 प्रकार के इंडिया बन गए, एक तो गरीबों का इंडिया और एक अमीरों का इंडिया। और ये किसकी उन्होंने अटैक सीधा मोदी पर किया, बीजेपी लीड गवर्नमेंट पर किया। और इस अटैक के एवज में ही सामान्य तौर पर मनोज जी आप जानते हैं कि जब भी हम कि जो थैंक्स मोशन होता है उसमें जनरली गवर्नमेंट यानी सरकार के जो लीडर ऑफ जो सरकार के लीडर होते हैं वो अपनी सरकार में किए गए कार्यों का बखान करते हैं। और ये होना भी चाहिए और आगे का फर्दर प्रोग्राम क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर अपोजिशन पार्टी के पिछले इतिहास को बोला जाना पड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक चिंता का विषय कांग्रेस आज भी है, जबकि वो अपने मुंह से कहते हैं कि कांग्रेस का बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, देश मुक्त होने की कगार पर है। मोदी जी ने गांधी जी के बारे में कहा कि कांग्रेस को वो खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो किस कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे ये थोड़ा सा सवाल है। क्या वो ये थोड़ा चाहते थे कि कांग्रेस खत्म बिल्कुल हो जाए? ये कहीं नहीं लिखा है कि वो टोटली कांग्रेस के रूप को बदलना चाहते थे, ये पक्की बात है। लेकिन कांग्रेस हालांकि टाइम टू टाइम बदली गई। अब आपने कहा क्षेत्रीय दल, देखिए क्षेत्रीय दलों में आपने बसपा का उदाहरण दिया। आज आपने देखा होगा कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस फाइट में केवल पंजाब को छोड़ दें तो उसके अलावा पंजाब और उत्तराखंड 2 राज्यों में कांग्रेस आमने सामने दिखती है। बकाया के राज्यों में तो कांग्रेस आमने सामने कहां दिख रही है? वहां तो और भी दल हैं, लेकिन मोदी जी ने उन दलों को टच भी नहीं किया। मणिपुर को भूल गए। 2024 की पृष्ठभूमि तैयार, मैं आपसे पूछ लूंगा विक्की, बता दिए। जी चलिए ना कहीं 2024 की पृष्ठभूमि तैयार की है। और आपको बताऊं, पहले धारा 370, दूसरा राम मंदिर या कांग्रेस, तो अब ये 2 चीजें फुलफिल हो गई तो बचता क्या है? यानी कांग्रेस का इतिहास, जिस इतिहास के आधार पर वो ये शो करना चाहते हैं कि इसने देश के बहुसंख्यक जो लोग हैं उनके फेवर में। चलिए मैं आपकी बात को आगे बढ़ा के धैर्यवर्धन जी से जवाब लेना चाहूंगा। जी धैर्यवर्धन जी, क्या ऐसा करना चाहते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी किसी दल से चिंतित नहीं है, क्योंकि हम तो उस जमाने से लड़ते आ रहे हैं जब थल में, नभ में और जन जमीन जंगल में सब दूर कांग्रेस थी। कांग्रेस के अलावा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तब सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के.एन. शर्मा जी, अटल जी अडवाणी जी, इन सब लोगों ने मिलकर के भारतीय जनसंघ की स्थापना की, उसका विस्तार किया। तो हम तो लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। कांग्रेस अपनी गलत पॉलिसी के कारण से धीरे धीरे रसातल की ओर जा रही है, क्योंकि कांग्रेस वोट बैंक के लालच में बहुत ऐसे पाप करती आई जिस पर लोग आज चर्चा करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी चर्चा करना पड़ती है। आप कैसे भूल सकते हैं मनोज जी कि गुजरात समेत तमाम राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार थी तो वहां हर साल दंगे हुआ करते थे। पिटता कौन था? इस देश का बहुसंख्यक समाज, उसके साथ ही नुकसान होता था सबसे ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस जिस राज्य में आ गई, कानून का राज स्थापित हुआ, दंगे बंद हो गए। अच्छा, ये सब चीजें अब खत्म हो गई, इसीलिए कांग्रेस निशाने पर है? नहीं मनोज जी एक अयोध्या का उल्लेख भी करूंगा। रामायण की एक चौपाई है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लक्षण हीना। भगवान राम के समय ऐसी अयोध्या थी
उस पर जब मुगलों ने जी। उसको हमसे छीना, वहां पर ठीक है सर। मस्जिद बनाई, मस्जिद का ढांचा बनाया। कहते हैं कि 1,74,000 हिंदुओं का नरसंहार हुआ। कांग्रेस सरकार जब ठीक है देश सर, में आई चलिए तो मैं जल्दी आजादी के जवाब बाद विक्की क्या जवाब दीजिए, वेटिकन समय सिटी नहीं और मेरे मक्का पास। मदीना जी की तरफ से विक्की, दर्जा नहीं विक्की मिलना को होगा। चाहिए था? सर, सुनिए। मनोज सर, महापंडितों और महाविद्वानों की बातें समाप्त हो गई हूं, तो जरा हम भी विपक्ष के नाते आपको कहिए, बोल आप लें। अपनी बात कीजिए। 70 साल में के ऊपर क्वेश्चन करना, भारत की उन्नति प्रगति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये देश के पुरुषार्थ पर और हमारे आपके माता पिता और उनके मेहनत से जो देश आज इस पोजीशन पर आकर खड़ा हुआ है, हमारे आपके एंसेस्टर्स की मेहनत के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ मनोज जी कि ये लोग, इनको 70 सालों तक के इस देश की जनता ने नकारा इसीलिए है, ये इतिहास में जब बार बार ले जाएंगे तो इनका कलंकित इतिहास, अंग्रेजों के लिए की गई इनकी मुखबिरी, गांधी जी के आंदोलनों के में इनका भाग ना लेना, सरदार वल्लभ भाई लेकिन मोदी पटेल, ने गांधी से ही शुरुआत की, सरदार गांधी ऐसा वल्लभ भाई चाहते पटेल थी। और तब बीजेपी थी, सुभाष चंद्र तब बोस जनता के द्वारा था। की गई तब तो लोग में इनके जीते संगठन आप के ऊपर टिप्पणियां, ये अंग्रेजों के मुखबिरी करने वाले लोगों के अरे ऊपर सबसे सबसे लोग बड़ा में प्रश्न जीते हैं चिन्ह कांग्रेस खड़ा के करेगा। नेता। ये तब प्रश्न भारतीय चिन्ह जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं था, तब कोई जनता नाम की चीज ही इसीलिए नहीं थी। इनको, जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पर नागपुर के अंदर, ये हमसे प्रश्न करेंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आज तक नहीं है, करोड़ों रुपए का चंदा कहां जाता है, क्या होता है, उसका टैक्स नहीं भरती इनकी संस्थाएं, इनके अनुषंगिक संगठन टैक्स नहीं भरते, ये हमसे पूछेंगे। अडानी अंबानी की चाटुकारिता में जो मस्त है, जब इस देश की माताएं बहनें विधवा हो रही थी और बच्चे अनाथ हो रहे थे कोरोना काल के अंदर, जी। तो अडानी अंबानी की 400 गुना संपत्तियां बढ़ रही थी, उस पर प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी क्यों नहीं की? नहीं, उन्होंने पार्टी एक चंदा देश लेती में है 45 अडानी से। नहीं, एक बात विक्की को बेरोजगारी है। है, कांग्रेस पार्टी चंदा लेती 45 है साल हर में साल। सबसे ज्यादा बेरोजगारी और आज जब से देश के धीरू अंदर भाई है। अंबानी के समय क्या में ये चंदा युवाओं को खाते जवाब आ रहे हैं देंगे इस इससे? बात का? क्या जो 70 साल में दयावर्धन कांग्रेस जी के बोलते बनाए रहिए। हुए PSUs को अरे बेचकर भाई, इनसे आज चंदा अपना खा काम रहे हैं। चलाने के मजबूर जब हो से रहे कांग्रेस हैं। एयर पार्टी की इंडिया को स्थापना बेच हुई है, दिया, तब से आप इन्हीं कंपनियों इंडियन से ऑयल चंदा को खा बेच रहे रहे हैं। हैं, जिन सेठ साहूकारों का आप भारत चोर पेट्रोलियम बताते, को बेच बेईमान रहे हैं, बताते हैं, LIC को बेचने की देश योजना विरोधी कर रहे बताते हैं। हैं। अरे बेच के इस देश को चलाने वाले निकम्मी औलादे होती है वो, जो चलिए बाकी सर, संपत्ति बात को हो गई, बेचती बहुत है। सारी बातें, ऐसा बहुत बहुत अगर धन्यवाद आप सभी लोगों ने को मेरे और साथ जुड़ने हमेशा समय भी इजाजत कुछ नहीं नहीं दे रहा है। अंबानी से लेकिन लेकर भारत के अंबानी- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में कांग्रेस को निशाने पर लिया है, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव भी है, लेकिन उन्होंने नेहरू से लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी तक पर निशाना साधा। बात सोनिया गांधी भी की अपने लफ्जों में, पर इसको लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ तो है जो दिखाई दे रहा है और कुछ ऐसा है जिसे नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रही बंसल न्यूज पर। नमस्कार।